नमस्कार। कभी सोचा है कि चंद शब्द, बस कुछ शब्द मिलकर कैसे हमारे अंदर इतनी गहरी, इतनी शक्तिशाली भावनाएं जगा देते हैं? आज हम कविता के उसी जादू के पीछे छिपे राज को खोलने वाले हैं। उसके उस अदृश्य ढांचे को देखेंगे जो उसे एक आकार, एक आवाज देता है। समझिए कि हम कविता की रूह की बनावट को समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है। एक कवि अपने मन में उठते तूफानों को, चाहे वो प्यार का हो, गुस्से का या गहरे दुख का, उसे शब्दों में ढालता कैसे है। वो ये कैसे पक्का करता है कि उसकी भावना पढ़ने वाले तक ठीक वैसे ही पहुंचे जैसी उसने महसूस की थी। इसका जवाब है एक ब्लूप्रिंट के जरिए। जी हाँ, कविता की दुनिया में इसे रूप या फॉर्म कहा जाता है। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल करके एक कवि अपने बिखरे हुए विचारों को एक खूबसूरत शक्ल देता है। तो इस पूरी बातचीत में हम इसी टूल बॉक्स से कुछ सबसे ज़रूरी औजारों को निकाल कर देखेंगे और हमारी शुरुआत होगी सबसे जाने पहचाने और सख्त नियमों वाले रूप से। चलिए बात करते हैं सोनेट की। ये नाम आया है इटालियन शब्द सोनेट्टो से, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा गीत। और ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है ना, कि ये एक गाने की तरह है जिसे बड़े सलीके से, बड़े नाप तोल कर बनाया गया है। तो सोनेट है क्या? सीधी सी बात है, ये ठीक 14 लाइनों की एक कविता होती है। न एक लाइन कम, न एक ज्यादा। इसकी अपनी एक खास लय होती है, एक तुकबंदी का पैटर्न होता है जो इसे एक बहुत ही अनुशासित और सुंदर रूप देता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटे से कैनवस पर एक पूरी की पूरी दुनिया बना देना। अच्छा, अब ये बड़ा दिलचस्प है। सोनेट कहने को तो एक ही है, पर इसके दो मुख्य रूप हैं। पेट्रार्कन सोनेट में पहली 8 लाइनें, जिन्हें ऑक्टेव कहते हैं, वो मानो एक सवाल खड़ा करती हैं, एक उलझन सामने रखती हैं। और फिर जो आखिरी 6 लाइनें हैं, जिन्हें सेस्टेट कहते हैं, वो उस सवाल का जवाब देती हैं, उस उलझन को सुलझाती हैं। दूसरी तरफ है शेक्सपियरियन सोनेट। इसमें 3 अलग-अलग 4-4 लाइनों के हिस्से होते हैं जो धीरे-धीरे एक आइडिया को बिल्डअप करते हैं। और फिर बूम! आखिर की 2 लाइनें, यानी एक दोहा, एक जबरदस्त नतीजे पर आकर सब कुछ समेट देता है। देखिए, दोनों में है तो 14 ही लाइनें, पर कहानी कहने का अंदाज कितना कितना अलग है। चलिए अब उन रूपों की ओर बढ़ते हैं जो लाइनों की गिनती से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं की गहराई से पहचाने जाते हैं। ये वो कविताएं हैं जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती हैं। लिरिक या गीत, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक संगीत की तरह है। ये शब्द असल में ग्रीक बाजे लायर से आया है, जिसके साथ पुराने जमाने में कविताएं गाई जाती थीं। इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, बस कवि की अपनी भावनाएं होती हैं, उसके अपने विचार, उसके मन की हालत का एक सीधा प्रसारण, बस शुद्ध एहसास। और इसी लिरिक का एक बहुत ही ताकतवर रूप है एलेजी, यानी शोक गीत। ये किसी के जाने के गम में, किसी की मृत्यु पर लिखा गया एक विलाप है। इसमें गहरा दुख होता है, यादें होती हैं, लेकिन ज्यादातर इसका अंत एक सुकून या शांति के एहसास के साथ होता है। ये दुख को शब्दों में ढालकर उसे सम्मान देने का एक तरीका है। तो व्यक्तिगत भावनाओं से आगे बढ़कर अब हम उन रूपों को देखेंगे जो बाहर की दुनिया से बात करते हैं, जो बड़े बड़े विषयों, वीरता और शानदार कहानियों का जश्न मनाते हैं। ओड या गाथा, ये तारीफ का गीत है, प्रशंसा का गीत। इसका मूल ग्रीक शब्द एडिन है, जिसका मतलब है गाना या जाप करना। कवि इसका इस्तेमाल किसी इंसान, किसी घटना, किसी ख्याल या प्रकृति की किसी चीज की महानता का गुणगान करने के लिए करते हैं। जैसे जॉन कीट्स की मशहूर कविता ओड टू ऑटम, जिसमें वो पतझड़ के मौसम की खूबसूरती का जश्न मनाते हैं। और फिर आता है महाकाव्य, यानी एपिक। ये कविता का सबसे शाही, सबसे विशाल रूप है। ये एक पूरी की पूरी कहानी है जो नज़्में सुनाई जाती है, जिसमें महान हीरो, बड़े बड़े युद्ध और हैरान कर देने वाले साहसिक काम होते हैं। तो कोई कविता महाकाव्य कैसे बनती है? इसकी कुछ खास पहचान होती हैं। जैसा कि महाकाव्य के जनक होमर ने हमें दिखाया, इसका हीरो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि कोई महान ऐतिहासिक या पौराणिक किरदार होता है। कहानी का कैनवास बहुत बड़ा होता है, जो कई देशों या पूरी दुनिया में फैला हो। और हाँ, इसमें अक्सर देवी देवता और दैत्य जैसी अलौकिक शक्तियां भी दखल देती हैं। और भाषा भी उतनी ही भव्य और दमदार होती है।
इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे पास महाभारत है। सोचिए, इसमें महान नायक हैं, पूरी दुनिया ही रणक्षेत्र है, देवता खुद युद्ध में शामिल होते हैं, और ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से हमारी संस्कृति को आकार देती आई है। ये एक आदर्श महाकाव्य है। तो हमने कविता के कई अलग अलग रूप देखे, हर एक का अपना एक मकसद है, अपनी एक बनावट है। अब इस चर्चा के आखिर में इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोनेट हो, लिरिक हो, ओड हो या एपिक, ये सिर्फ कुछ सख्त नियम नहीं हैं जिनका पालन करना मजबूरी हो, नहीं, बल्कि ये वो औजार हैं जिन्हें कवि खुद चुनता है ताकि वो अपनी बात, अपनी भावनाओं को सबसे असरदार तरीके से कह सके। हर रूप एक अलग तरह का कैनवस देता है। जहां सोनेट का डिसिप्लिन्ड ढांचा एक विचार को हीरे की तरह तराशता है, वहीं महाकाव्य की विशालता एक पूरी सभ्यता की कहानी सुना देती है। यह बनावट ही है जो रचनात्मकता को एक जमीन और एक दिशा देती है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये नियम और ये ढांचे एक कवि की कल्पना को बांधते हैं, उसे कैद करते हैं, या असल में उसे उड़ने के लिए पंख देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।